हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेटमेंट कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी मैथमेटिकली अगर मैं लिख के बताऊं तो नेट वर्क डन by all the forces acting on a body is equal to change in kinetic energy of the body। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी सपोज डियर स्टूडेंट्स, कोई तो बॉडी है और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है, उधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u थी और इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी v हो गई है। तो हम बोलेंगे कि सभी फोर्सेस का, हर फोर्स का अपना अपना वर्क डन होगा। तो मान लो इस फोर्स का वर्क डन W1 होगा, इस फोर्स का वर्क डन W2 होगा, इस फोर्स का वर्क डन W3 होगा, इस फोर्स का वर्क डन W4 होगा। तो हम बोलेंगे कि W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, दिस इज गिविंग यू व्हाट? नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। इसमें कुछ वर्क जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ वर्क जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, प्लस और माइनस साइन के साथ सबको ऐड कर दो। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस तरह से वो हमको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रहे, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्क एनर्जी थ्योरम सभी टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। यानी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, या इंटरनल फोर्स लग रहा हो, फोर्स कैसा भी लग रहा हो बॉडी के ऊपर, हर केस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यही वर्क एनर्जी थ्योरम की सबसे अच्छी बात है। यानी यहाँ मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मान लो बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सारे फोर्सेस के वर्क डन को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। यही इसकी अच्छी बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम देख रहे हैं प्रूफ नंबर 1 फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर मान लो कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब सपोज एक बॉडी है और उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। सपोज इस बॉडी का मास m है और ये जो F फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट फोर्स है। तो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कुछ बदलाव आ जाएगा। मान लो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी और ये फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी कुछ दूर बाद, यानी s डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, उस बॉडी की वेलोसिटी u से क्या हो गई? v हो गई। इस दौरान कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बॉडी ने हासिल किया होगा। और इस तरह से हम पता लगाना चाहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकालें डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ, वर्क डन इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा। तो क्योंकि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है, तो ये कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा एफ इंटू एस। अच्छा, मैंने यही इक्वेशन क्यों यूज़ किया? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट फोर्स है। मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में कि अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो हम डायरेक्टली जो है ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स को मास इंटू एक्सलेरेशन लिख सकते हैं। तो F को मैंने ma लिख दिया। और अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात यह है कि ये a इंटू एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी हम यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू एस। यानी a इंटू एस के जगह पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ अपने इस इक्वेशन में। तो लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। a इंटू एस के जगह पर मैं लिख रहा हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और इसी को रीअरेंज करेंगे तो ये हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा।
और ये हाफ एम जो है वो जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या आ गया, डेल्टा के ई। एलएचएस में क्या है, वर्क डन है, यानी वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राउंड है ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड स्मूथ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स हमारा वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, यानी कि नेट वर्क डन जब निकालेंगे तो यहाँ जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो सिर्फ एक ही फोर्स है ना, बाकी तो और कोई फोर्स यहाँ नहीं है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये डब्ल्यू एक्चुअली क्या है, डब्ल्यू एफ है, क्योंकि सिर्फ एफ ही वहाँ पे वर्क डन कर रहा है। यहाँ पे एम जी का वर्क जीरो है और नॉर्मल का वर्क क्या है, जीरो। ठीक है, इसमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो ये जो ब्लॉक है जो हमने पिछले केस में लिया था, जिसका मास हमने m लिया था, इस पर जो फोर्स f लग रहा था, जिसकी वजह से इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट s हो रहा था, क्या हो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और अब मान लो डियर स्टूडेंट्स ये जो फोर्स f दिख रहा है, अगर ये वेरिएबल फोर्स रहा, अगर ये फोर्स वेरिएबल रहा, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस जीरो, यानी एफ डॉट डी एक्स होता है। एफ डॉट डी एक्स को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ डी एक्स कॉस जीरो लिख रहा हूँ। तो कॉस जीरो क्यों, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो एफ है इसको मैं लिख रहा हूँ एम इंटू ए इंटू डी एक्स। मास कॉन्स्टेंट है तो मास बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम यहाँ पे काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, ए के लिए तो एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है। एक्सेलरेशन का एक दूसरा फार्मूला भी है डियर स्टूडेंट्स, वो हम कैसे निकालते हैं, इंटू डी एक्स, और मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डी एक्स से, तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाता है, वी बन जाता है, और ये बन जाता है वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये रीअरेंज करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के रूप में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, और ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डी एक्स का टर्म है तो हम ए के लिए ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए के जगह पर वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि हमको डी वी दिख रहा है तो हम लिमिट्स वेलोसिटी की पुट करेंगे। वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यू से वी तक है। हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में यू से वी तक वेलोसिटी की लिमिट है। तो हम यू से वी तक हमने लिमिट पुट कर दिया, ये हो गया एम, और ये वी का पावर 1 इंटू डी वी है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक। यहाँ इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी फार्मूला के तहत हमने ये वैल्यू यहाँ लिखी है। और अब हम लिमिट्स पुटअप कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 1/2 बाहर निकाल लो, m निकाल लो, और अंदर में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब पहले इसके जगह पर मैंने ये वैल्यू रखी है, फिर इसके जगह पर ये वैल्यू रखी है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एलएचएस में हमारा क्या था, एलएचएस में हमारा वर्क डन था, यानी पता ये चला कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को हम डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फोर्स डिस्टेंस, फोर्स कांस्टेंट हो या फोर्स वेरिएबल हो, हर केस में वर्क एनर्जी थ्योरम, हर केस में वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे मामला हो रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको h हाइट से रिलीज़ कर दिया। तो ये नीचे आना शुरू हुआ और ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो उसने हमसे जानना चाहा है। तो ये चीज़ वैसे हमने काइनेमैटिक्स में भी पढ़ा है, काइनेमैटिक्स में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी डिराइव किया है, लेकिन इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, नेट वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थ्योरम है। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लो।
यानी वर्क कौन कर रहा है इसके ऊपर, वर्क सिर्फ और सिर्फ ये mg उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा और कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। यानी नेट वर्क डन में कौन सा फोर्स लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि उसको रेस्ट से रिलीज़ किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं बोलूँगा हाफ mv²। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा mg इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, इसीलिए यहाँ प्लस mgh हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब क्या होगा, ये mm कैंसिल हो जाएगा और ये 2 को उधर भेज देंगे तो अल्टीमेटली ये ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू √2gh। देखा डियर स्टूडेंट्स, ये वही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया ना जो पढ़ा था आपने काइनेमेटिक्स में, v इज इक्वल टू √2gh। किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 से रिलीज करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड क्या हो जाती है, √2gh हो जाती है। ये पढ़ा हुआ है हमने काइनेमेटिक्स में। देखो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हमने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर लिया। देखा किस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन हमको दिया हुआ है और उसने बोला है कि ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज़ कर दिया है। तो बताइए कि जब वो नीचे पहुँचेगा इंक्लाइन प्लेन के तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हमको वेलोसिटी का पता लगाना है, फाइनल वेलोसिटी का पता लगाना है। तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन से फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो उस बॉडी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स सी। तो ये बॉडी है हमारी, अब उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg और उस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। बस डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन तो वहाँ है ही नहीं, तो बस यही दो फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही दो फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम, अभी वर्क निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि नॉर्मल का जो वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी मैं इस तरह से लिखता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है नेट वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, कौन से फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि उसको रेस्ट से रिलीज़ किया है हमने तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो बोल सकते हैं। और नॉर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा डिस्टेंस, नॉर्मल का वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से हो रहा है ना, तो ये नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो नॉर्मल का वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आता है वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये हम कैसे निकालेंगे। अब इसके अलग अलग मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालने के ना अलग अलग मेथड्स हैं और मैं बता देता हूँ मेथड्स, लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स को रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में, फोर्स का एक कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग और एक कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये बेसिक बातें मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको आती है। और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा का वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यानी mg cos थीटा भी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है तो इसको शामिल नहीं करेंगे। तो वर्क सिर्फ कौन कर रहा है, mg sin थीटा इंटू एस, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी जो है उसको हम लिख सकते हैं mg sin थीटा इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा हाफ mv², ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मेथड तो इस तरह से लिखने का है, वर्क डन बाई ग्रेविटी को इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि फोर्स को रिजॉल्व करो एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। या नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, एक मेथड और है और वो हम ऐसा कर सकते हैं कि
हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स हमारा किधर है, मान लो बॉडी अभी यहाँ है, तो बॉडी जब वहाँ है तो फोर्स इस लाइन के लॉन्ग बना रहा हूँ मैं, तो मान लो ये फोर्स हमारा हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट तो इस लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा, सपोज मैं इस एंगल को अभी अल्फ़ा बोल देता हूँ, ये एंगल 90 है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, देखो हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, एम जी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, एस है, और कॉस ऑफ थीटा, अब ये थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, यानी जो थीटा है वो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अल्फा है ना डियर स्टूडेंट, डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों फोर्सेस शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे अल्फा को मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा डायग्राम से तुम देख सकते हो, डायग्राम से अल्फा जो है 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ना डियर स्टूडेंट्स, ये और ये एक ही चीज़ है ना, तो इस तरह से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं कि या तो हम एफ एस कॉस थीटा कर लें, या नहीं तो फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके वो कंपोनेंट ले लें जो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लें जो फोर्स के अलॉन्ग है ना डियर स्टूडेंट्स। यानी मैं एक बात बताता हूँ, अब बीच में आ गई ये बात तो मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, चलो मैं यहाँ सिखा देता हूँ। तो अभी इस बात को ध्यान रखना कि जब हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी W क्या होता है, एफ डॉट एस होता है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसको या तो ऐसा लिखो, फोर्स इंटू ये है कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट के बेसिक डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये एस कॉस थीटा क्या है, ये है कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एफ, यानी मान लो अगर ये एफ है, ये मान लो एफ है और ये मान लो एस है, ये एंगल थीटा है, तो या तो एस का कंपोनेंट एफ के अलॉन्ग ले लो, यानी ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है, यानी एस के दो कंपोनेंट ले लो, तो एस का ये वाला कंपोनेंट एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो एफ इंटू एस कॉस थीटा ले लो, या डियर स्टूडेंट्स ये एस है और ये एफ है, ये एंगल थीटा है, तो अगर f को रिजॉल्व करोगे तो f का एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, f का एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा f cos थीटा। तो या तो f cos थीटा इंटू एस बोलो, या ऊपर देखेंगे f इंटू एस कॉस थीटा बोलो, यानी w को हम ऐसा भी लिख सकते हैं s इंटू एफ कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। तो या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग फोर्स लो, या फोर्स का कंपोनेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लो, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी f को s cos थीटा में मल्टीप्लाई करो या f cos थीटा को s में मल्टीप्लाई करो। तो ये दो चीज़ हम जनरली करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वही मैं बता रहा था यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो एनीवेज वापस यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे mg sin थीटा इंटू एस, और अभी mg sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस वाले डायग्राम को देखूँ तो यहाँ पे sin थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू ये वाला एस मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस, और ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, कैंसिल आउट करते हैं तो ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये v अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, √2gh। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखा पिछले केस में भी v जो है वो √2gh आया था, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही थी बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे भी जो v हमारा है वो √2gh आया है,
और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही उस बॉडी पे एक्ट कर रही है, यानी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है जो वर्क डन कर रहा है और कोई फोर्स यहाँ वर्क डन नहीं कर रहा है ग्रेविटी के अलावा। ठीक है, तो इन दोनों केस में v क्या आ गया, √2gh आ गया। ठीक है, तो हम और भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि मान लो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे एक पेंडुलम है जो कि इनिशियली पोजीशन ए पे था और वहाँ से हमने उसको रिलीज़ किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब वो बी पे पहुँचा तो बताइए बी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ये हमें पता लगाना है स्टूडेंट्स, तो आओ देखते हैं हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर मेन बात यह है कि फोर्सेस बॉडी के ऊपर कौन से लग रहे हैं। तो हमको पता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो फोर्स हमारा टेंशन है और दूसरा फोर्स हमारा क्या है, दूसरा फोर्स हमारा mg है। ठीक है, ये दो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो कि टेंशन का वर्क डन 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब कोई बॉडी ऐसे गोल घूमती है ना, तो टेंशन इधर है और टेंजेंट के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा, क्योंकि टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, इसीलिए टेंशन का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा नेट वर्क डन के लिए, तो नेट वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि यही दो फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, तो अब ये टेंशन का जो वर्क है तो 0 है, तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब बात आती है कि ग्रेविटी का वर्क क्या हो रहा है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है। अब मेन बात है कि ये जो ग्रेविटी का वर्क डन है ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो पता लगाने के लिए डिस्टेंस, अब यहाँ पे भी अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू हम ग्रेविटी का वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसमें एक मेथड तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे ये। डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये सबको दिख रहा है, एक मिनट। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वही एक्चुअली क्या है, एच है। एच इज़ द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। यानी याद करो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, या तो फोर्स को रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, एक अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट और एक परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। या तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, पर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और एक डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले रहा हूँ जो फोर्स के अलॉन्ग है, और वही कंपोनेंट हमारा क्या है, एच। तो यानी कि मैं वर्क डन को क्या बोलूँगा, वर्क डन को मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है, यानी एच, mgh। यही है वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो वैसे भी ग्रेविटी तो एक्स के अलॉन्ग लग ही नहीं रहा ना, तो एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग कोई वर्क नहीं करेगा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी थ्रू आउट वाई एक्सिस के ही अलॉन्ग लग रहा है। पेंडुलम नीचे भी आता जाए ना, पेंडुलम पहले ऐसा था तो भी ग्रेविटी इधर ही थी, पेंडुलम थोड़ा नीचे आया तो भी ग्रेविटी इधर ही थी, पेंडुलम थोड़ा इधर आया तो भी ग्रेविटी इधर ही थी, तो ग्रेविटी थ्रू आउट नीचे ही लगती रहेगी डियर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि mg का कोई भी कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग नहीं है, इसीलिए एक्स के अलॉन्ग कोई वर्क नहीं होगा, वर्क सिर्फ और सिर्फ वाई के अलॉन्ग होगा, जो कि होगा mg इंटू एच। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये मास कैंसिल हो जाएगा और v अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, √2gh। वही बात आ गई, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा है, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, क्योंकि टेंशन का तो वर्क
ज़ीरो है। तो देखा हमने, फिर से हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है इस केस में भी, तो v√2gh आया। इसके पिछले केस में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही थी, तो v√2gh आया। और इसके पिछले केस में सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही थी, तो v√2gh आया। बाकी फोर्सेस भी थे पर उनका वर्क डन ज़ीरो था। जैसे यहाँ पे नॉर्मल भी है पर नॉर्मल का वर्क डन ज़ीरो है, यहाँ पे भी टेंशन भी है लेकिन टेंशन का वर्क डन ज़ीरो है। तो वर्क अल्टीमेटली कर कौन रहा है, अल्टीमेटली सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो v क्या आ गया, √2gh आ गया। ठीक है, अब वो बात और है कि इस h को हम क्या लिख सकते हैं। अगर ये स्ट्रिंग की लंबाई l है और ये अगर l cos थीटा है, तो ये h को हम क्या लिख सकते हैं, ये h हमारा क्या हो जाएगा, l माइनस एल कॉस थीटा। तो फिर इसी h को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू √2g, और h के जगह पर l माइनस एल कॉस थीटा, और अगर l कॉमन निकाल लो तो √2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली फिर इसको मॉडिफाई करके ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एनीवेज ये चीज़ें सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने पढ़ी थी। ये हमारा l था ना, तो l का दो कंपोनेंट्स बने थे, ये l था, तो l का एक कंपोनेंट ये होता है l साइन थीटा और ये होता है l कॉस थीटा, तो उसीलिए मैंने इसको l कॉस थीटा यहाँ लिखा था। और ये पूरा का पूरा तो l है ना। ये बातें अब सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल लेते ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ फटाफट कि 10 किलो का एक ब्लॉक है, उसको 20 न्यूटन के फोर्स से ना हम पुश कर रहे हैं। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, और बताना है कि 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये एक रफ सरफेस है, यहाँ पे कुछ म्यू की भी वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फ्रिक्शन का पता लगा लेते हैं कि यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा होगा उस फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट करता हूँ। हमें पता है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, और क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0.1, मास कितना है 10 किलो और जी को 10 मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी पता चला कि ये जो, अब इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलो या लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, काइनेटिक के भी बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट मालूम है, ये मान के चल रहे हैं। अगर नहीं मालूम है तो फिर वो अलग बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, है ना। हाँ फिलहाल समझो, इसको मजे लो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एफ के इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, क्या कहता है हमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे एक तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो वर्क कर रहा है, प्लस फ्रिक्शन यहाँ वर्क कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है। और कौन लग रहा है भाई, यहाँ ग्रेविटी भी तो लग रही है ना, एम जी। देखो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे एम जी भी तो लग रहा होगा, तो उसका भी हम हमेशा वर्क शामिल करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे और कौन है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, बस इतने ही फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ग्रेविटी का वर्क ज़ीरो, नॉर्मल का वर्क ज़ीरो, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से हो रहा है ना ऐसा। बचा कौन, कैपिटल एफ का वर्क, इसका वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, प्लस फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, अभी फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट की दिशा ऑपोजिट है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन हम बोलेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, और इसको मैं बोल रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, एम इंटू वी का स्क्वायर। इस तरह से लिखा मैंने। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा ना 2 5। तो अब ये हो गया 20/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 4, जो कि हो जाएगा वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स,
मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि अलग अलग केसेस में हम किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हम अपना वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोले या काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोले, तो वेलोसिटी निकालने के लिए या काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि ये जो थियरम है, इस थियरम के थ्रू हमको क्या पता चल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कौन छुपा हुआ है, वेलोसिटी छुपी हुई है। यानी कि एक्चुअली इस थियरम के थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं या नहीं तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी निकालने की कोई बात आए, तो आपका शक इस बात पे जाना चाहिए कि क्या यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या। तो इस तरह से हमको इंडिकेशन मिलता है और हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके अपना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन नीचे पूछेंगे, पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ओवर एंड आउट।